अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जवाद उप्पल आईआरसीएम से आपका होस्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ रिलायबिलिटी सेंटर मेंटेनेंस आईआरसीएम पाकिस्तान। 2012 से बहुत सारे इंजीनियरिंग के सेक्टर्स में, एडवांस इंजीनियरिंग में काम कर रहे हैं। करंटली यू नो द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री का, हमारे इंजीनियरिंग सेक्टर का और इसके अलावा ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक लॉकडाउन की वजह से बहुत बुरा इम्पैक्ट आया है इसके ऊपर। तो इस सूरत हाल को कूप करने के लिए हमें क्या करना है कि हमारी इंडस्ट्री का जो पहिया है वो चलता रहे। हमारी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन का जो व्हील है दैट मस्ट कीप ऑन रोलिंग। हमने इस सिलसिले में कुछ बेहतर इंफॉर्मेशन और फर्स्ट हैंड नॉलेज लेने के लिए इनवाइट किया है अपने साथ डॉक्टर फैसल साहब को। डॉक्टर फैसल साहब जो है, इन्होंने WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रेलेवेंट सर्टिफिकेशन की हैं जो कि कोविड-19 के स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है वालेकुम अस्सलाम जवाद, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जैसा कि मैं अभी इंट्रो में बता रहा था कि आईआरसीएम ने इस सीरीज में जो वेबिनार और इंटरव्यू सेशन हमारे हैं, Q&A, इसमें हमने आपको इनवाइट इसलिए किया है कि बिकॉज यू हैव रेलेवेंट सर्टिफिकेशंस फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। तो मेरा सबसे पहले एक बड़ा बुनियादी क्वेश्चन है कि अगर आप हमारे व्यूअर्स को बता सकें दैट व्हाट इज कोविड-19, ये क्या है, ये जिसका आजकल हम बहुत सुनते हैं सर। कोविड-19 बेसिकली उस इन्फेक्शन को नाम दिया गया है जो ये कोरोना वायरस की नई फॉर्म से, नोवल कोरोना वायरस जिसको कहती है WHO, होता है। ये कोविड-19 इसलिए से कहते हैं कि ये दिसंबर 19 में वुहान में डिस्कवर हुआ था। ये इन्फेक्शन जो है आपको लीड करता है फ्रॉम माइल्ड टू मॉडरेट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। और जहां कहीं पर आप समझें कि लो इम्यूनिटी पीपल बीमार हो या किसी भी वजह से कुव्वत मुदाफ़ियत या इम्यूनिटी लेवल लो हो, वहां पर ये सिवियरिटी में भी चला जाता है, निमोनिया भी कॉज कर देता है। तो इट्स बेसिकली COVID-19 is an infection caused by a novel coronavirus. जी ठीक है। तो यानी कि ये वुहान में जो आया था ये 19, ये इस वजह से ये कोरोना फैमिली का एक वायरस है। इज इट द सेम वायरस जो जिसकी फैमिली हम पहले देख चुके हैं, जो मर्स आया था, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये उसी फैमिली का कोरोना वायरस है? जी, कोरोना वायरस बेसिकली एक फैमिली ऑफ वायरस है जो कि आपको कोल्ड फ्लू, एक आम नज़ला जुकाम से लेकर आपको जो है माइल्ड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन तक क्रॉस कर सकता है। कोरोना वायरस सी की एक फॉर्म मर्स थी, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये सऊदी अरब में आया था। और उसके अलावा इसकी एक फॉर्म सार्स थी, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, SARS-CoV-1, उसको SARS-CoV-2 भी कहते हैं, जो सही करंट वायरस आया है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ये चाइना में पहले आया था, तो उसी फैमिली का ये वायरस है। तो ये कोल्ड फ्लू से लेके और डिफरेंट काइंड के जो है आपको माइल्ड टू सिवियर, माइल्ड टू मॉडरेट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। सिवियर ये वही होते हैं जहां पे कहीं आपकी इम्यूनिटी का इशू आ जाए। जी अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें मैं ये जानना चाहता हूँ, बेसिकली मेरे क्वेश्चन का मकसद भी यही था कि अगर मर्स और सार्स ये सब इसी फैमिली का है, तो ये कोरोना वायरस से दुनिया को इतना खौफ क्यों, और ये विद इन डेज पूरी दुनिया में कैसे फैल गया? तो क्या आप बता सकते हैं कि हाउ इट स्प्रेड्स, इसका तरीकाकार क्या है कि ये फैल जाता है? देखें जी, वायरल इन्फेक्शन है, पैंडेमिक सिचुएशन इसकी इस तरह से बनती है कि इट ट्रांसमिट्स फ्रॉम कंटेमिनेटेड सरफेस और इन्फेक्टेड पर्सन। और अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन कफिंग, स्नीजिंग, इवन स्पीकिंग करता है तो उससे ड्रॉपलेट प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, वो ड्रॉपलेट्स उसके माउथ से या नेजल एरिया से दे गेट सेपरेट इनटू द एटमॉस्फेयर। और अगर आप की विसिनिटी में है, नॉर्मली 1 मीटर या 3 फीट के अंदर अंदर है, और आप ब्रीथ करते हैं, तो आप उन कंटेमिनेटेड पार्ट ड्रॉपलेट्स को जो है वो इनहेल करके इस बीमारी से इन्फेक्ट हो सकते हैं। एक बात, उसके अलावा जिस सरफेस पर वो स्नीजिंग या कफिंग के ड्रॉपलेट्स सेटल डाउन होते हैं, उन सरफेसेस को टच करने से भी आप लोग इस वायरस से इन्फेक्ट हो सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके हैंड्स, फिंगर्स कंटेमिनेट हो गए हैं,
और आपने उनसे आईज को, नोज को या माउथ को टच कर लिया है, तो ये तीनों भी उस वायरस के लिए एंट्रेंट रूट्स मिल जाते हैं, जिससे ये आपके जिस्म में दाखिल हो सकता है और आपको बीमार कर सकता है। मैं कॉम्प्लिकेशंस कॉज करने की बात इसलिए नहीं कर रहा कि कॉम्प्लिकेशंस ये इम्यूनिटी के साथ भी इसका बहुत सारा लिंक है, तो जरूरी नहीं है कि कोरोना वायरस आपको हो गया है तो वो आपको अल्लाह रहम करे, गॉड फॉरबिड, सिर्फ डेथ तक लेके चला जाए। इट इज क्वाइट मोर रिकवरेबल। इसका जो डेथ परसेंटेज है बहुत ही कम, ताकि आप इतना वो घबराने की जरूरत नहीं है, एहतियात की जरूरत है, मुदाफियत को बेहतर बनाने की जरूरत है। और ये बात ज़हन में रखिए कि ये कोरोना वायरस होने का मतलब ये नहीं है कि लाइलाज की ये कैंसर हो गया है जिस तरह से, ऐसा कि जिसका कोई इलाज नहीं है और ये मौत तक ही जाके जान पड़ेगा। तो इसमें बहुत सारे केस रिकवर करते हैं। इलाज तो खैर अब भी इसका नहीं है, वैक्सीनेशन पे इसकी काम हो रहा है, अल्लाह से उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह जल्द बन जाए। लेकिन ये कि अगर अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर रखें, खुद को आइसोलेशन में लेके जाएं, तो बहुत हद तक इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप रिकवर करें। डॉक्टर साहब, यहाँ पे मेरा एक ज़मीनी क्वेश्चन है आपके साथ। देखें, आपने हमें बताया कि ये स्प्रेड होता है टच के साथ, और ये तो अपेरेंटली मुझे तो अभी ऐसा आपकी कम्युनिकेशन से नहीं लग रहा है कि वी कैन अवॉइड द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। हम कैसे इन्फेक्टेड होने से बच सकते हैं? बिकॉज आई डोंट नो कि मैं जिस बंदे को मिल रहा हूँ इनको कोरोना वायरस है या नहीं। तो इज देयर एनी सेफ्टी प्रिकॉशंस इफ यू कैन वेरी कैटेगोरिकली टेल अस, मे बी लाइक 1 to 2 or 3 प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हम टेक करें और हम इससे बच सकें इन्फेक्शन गेन करने से? देखिए, इसमें जैसे आपने फरमाया कि हम उस तरह से एक रेडीली टेस्टिंग करके और स्क्रीनिंग करके आइडेंटिफाई करने में अभी उतना से सक्सेसफुल नहीं है, तो इसीलिए इसका जो सबसे अच्छा प्रिकॉशनरी मेजर एज एन इंडिविजुअल हम अभी ले सकते हैं वो यही है कि एक, हम अपनी फिजिकल डिस्टेंसिंग को बढ़ा दें, सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ा दें, मिलना जुलना मतलब जरूरत के तहत कर, बोलना जरूरत के तहत कर। इसके लिए जो रिकमेंडेड पीपीईज हैं, आम आदमी को कम से कम मास्क, और वो मास्क जो ड्रॉपलेट्स को इनहेल ना कर सके, ड्रॉपलेट को एक्सेल ना कर सके, उसमें से ड्रॉपलेट बाहर ना जा सके और आप उसमें से कोई ऐसे ड्रॉपलेट्स इनहेल ना कर सके, यानी कि जो 3 प्लाई मास्क कम से कम है, वो मास्क आप जब जाएं वो जरूर पहने, एक चीज। और दूसरी 2 बातें मैं आपसे करूंगा, आपको ताकि याद रहे, कि आप रेस्पिरेटरी हाइजीन और हैंड हाइजीन की प्रैक्टिस करें। रेस्पिरेटरी हाइजीन का मतलब ये है कि जब भी आपको कफिंग या स्नीजिंग का मैटर फील हो तो जरूर 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 उसको टिश्यू से कवर करें, टिश्यू को बाद में डंप कर दें। बेहतर है कि फुट ऑपरेटेड डस्टबिन हो, नहीं तो किसी भी डस्टबिन में उसको डंप कीजिए, ऐसे ही मत इधर उधर फेंकिए, एक बात। दूसरा, अगर आपके पास टिश्यू नहीं है तो आप अपनी फ्लेक्स एल्बो को यूज कर सकते हैं इस तरीके से। फ्लेक्स एल्बो के साथ आप अपनी कफिंग एंड स्नीजिंग के ड्रॉपलेट्स को हवा में स्प्रेड होने से और दूसरों को इन्फेक्ट करने से आपके जो गिरदन हवा में है बचा सकते हैं। दूसरी हैंड हाइजीन है। हैंड, मैं अगर किसी दरवाजे की नॉक को टच करता हूँ, हैंडल से उसको खोलता हूँ, गेट को जाके खोलता हूँ, बंद करता हूँ, तो ये वो ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे सरफेस है, जहाँ पे पॉसिबल है कि कोई ड्रॉपलेट गिरा हो, वहां पे इन्फेक्शन हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं फौरन सैनिटाइजर लूंगा, उस सैनिटाइजर को मैं हाथ के चुल्लू में लेके ऐसे हथेलियों को रब कर लूंगा, हाथ की ऊपर वाली सरफेस को, अपर सरफेस को रब कर लूंगा, और ये जो हमारी टिप्स हैं इनको मैं कप शेप बना के और इस तरीके से रब कर लूंगा, और ये आपका जो थंब है इसको रब कर लूंगा, ठीक है। दैट वुड हेल्प मी टू हैव क्लीन हैंड्स। ये मेथड सैनिटाइजर से मैं कोई 20 सेकंड से 30 सेकंड में कर लूंगा। अगर मेरे हाथ पर कोई सॉइल लगी है, कोई मिट्टी लगी हुई है जिसको उतारना, जारी बात है उसके लिए आपको 20-30 सेकंड से ज्यादा टाइम लगेगा, और वहां सैनिटाइजर से बेहतर है कि आप साबुन और पानी का इस्तेमाल करें और 40 से 60 सेकंड के लिए बिल्कुल इसी प्रोसीजर पर, इसी तरीके से हाथों को दोबारा से अच्छी तरह से साफ कर लें। याद रखिए, हाथों के ये जो पोर्स हैं, जो उसमें ये लाइनें हैं, इनमें भी ये कहीं पे लाई कर सकता है, आपके नाखून और मांस के बीच में भी लाई कर सकता है। तो हैंड हाइजीन इसको कहते हैं, ये प्रैक्टिस करें। रेस्पिरेटरी हाइजीन यानी कि खांसते और छींकते वक्त एहतियात करें और फासला रखें, और वो कम से कम आप 1 मीटर या उससे ज्यादा रखें जहां मुमकिन। अच्छा डॉक्टर, इसमें ना while we do all this safety precaution जो आप बता रहे हैं, हैंड वॉशिंग प्रॉपर एक तरीके से, और अगर हम टच करते हैं,
इन सब बातों के साथ भी अगर मुझे या किसी भी शख्स को कोई उसको फील होता है कि देयर आर सम सिम्टम्स सिमिलर टू कोविड-19 का जो बीमारी है उससे मिलते जुलते, तो क्या हमें चाहिए कि इमीडिएटली अपना टेस्ट करवा लें और डॉक्टर के पास जाएं, या अभी हम वेट करें? जो 14 डेज की बात होती है आजकल बहुत ज्यादा, तो शैल वी वेट और बी इमीडिएटली गो टू डॉक्टर? अच्छा, इसमें पहले तो एक इंसानी नफ्सियात है कि जब इस किस्म की बातें आपके गिरदोनवा में घूम रही हों, तो उससे इंसान हर छींक पे, हर खांसी पे, हर बुखार पे यही महसूस करना शुरू कर देता है कि खुदा ना खास्ता कहीं ये उस सिम्ट में तो नहीं जा रही बात। वो ऐसा नहीं है। आपके पास कुछ इसके प्राइमरी सिम्टम्स हैं, आप कह लें बुनियादी अलामात हैं। अगर आप वो महसूस करें, तो सबसे पहली बात है पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। उस सूरत में सिर्फ अपने शक को पहले दूर करना है, ताकि आप जज कर सकें कि आपको वायरस या इन्फेक्शन है था या नहीं। तो वो सिम्टम क्या है जी? वो सिम्टम है कि आपको तेज बुखार है, आप हाई फीवर में हैं, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, या आपको जो खांसी है वो खुश्क वो परसिस्टेंटली आ रही है। इन 3 चीज़ों में अभी एक चौथा भी एक इसका सिम्पटम आया है, ये भी आजकल में मैं स्टडी कर रहा था तो उसमें ये नज़र से गुज़रा है कि अमेरिका में एक पेशेंट ऐसी भी एडमिट हुई हैं कि जिनके और ऐसे कोई सिम्पटम नहीं थे, लेकिन पाँवों की उँगलियाँ नीली हुई थी। जो फुट फिंगर्स हैं वो ब्लू हुई। ओके। डॉक्टर्स ने वहाँ से ये के बारे में कंक्लूड किया कि कोई अगर आपको आज एलर्जी नहीं है, कोई आपके स्किन एलर्जी नहीं है, किसी किस्म की एकदम कोई स्किन एलर्जी या रैशेस अपीयर होते हैं, तो ये भी एक तरह का सिम्पटम हो सकता है, मगर लाजमी नहीं है कि वो कोरोना ही हो। बहरहाल ये जो पहले 3 मैंने आपको बताए, हाई फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और ड्राई कफिंग, परसिस्टेंट ड्राई कफिंग, ये 3 चीजें अगर आप को नजर आए तो यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर, यू सीक मेडिकल एडवाइस फॉर दैट। दैट इज ग्रेट सर, बिल्कुल बहुत अच्छी आपने बात की। और ये जो खास तौर पे एक न्यू सिम्टम आपने बताया है, तो अपेरेंटली ये तो अभी तक हमने या कहीं मीडिया पे सुना नहीं था। थैंक यू वेरी मच। इसको कंक्लूड करते हैं, इस कन्वर्सेशन को कंक्लूड करते हुए मैं चाहूंगा कि क्विकली आप अपने कमेंट्स दे दें। आजकल बड़े मिथ्स और बड़ी बातें चल रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी, और वर्ड ऑफ माउथ भी है, और लोग बहुत सारी बातें करते हैं। उनमें से 2 पॉइंट्स के ऊपर मैं आपसे चाहूंगा कि क्विकली कमेंट कर दें सो वी कैन कंक्लूड इट। नंबर 1, ये कहा जाता है कि बहुत सारी हॉट बेवरेजेस पीने से, कॉफी पीने से, गर्म पानी पीने से, चाय पीने से यू कैन किल कोरोना वायरस। जब वो आपके थ्रोट में है या आपके भी फेस में, मुंह में है, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये कहा जाता है कि ये हवा के अंदर भी रहता है काफी देर तक के लिए, एंड अगर किसी बंदे ने स्नीज किया और आप उसके 2-4 मिनट के बाद गए तो ये होता है। तो ये दोनों मुझे मिथ्स के बारे में बताइएगा, क्या ये ट्रू है? अभी तक ये सारी चीजें जो हैं वो रिसर्चर्स इनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। इस शॉर्ट टाइम में जनवरी से मार्च तक की जो रिसर्चेस हैं उनमें डिफरेंट ओपिनियन। मैं पहले बात कर लेता हूँ उसकी एयरबॉर्न की। तो एयरबॉर्न का जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप उसके 1 मीटर के अंदर इन्फेक्टेड पर्सन की और आप ब्रीथ करते हैं तो ये देयर इज अ चांस कि आप उससे इन्फेक्टेड हो जाए। दूसरा, अगर कोई एरोसोल एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, जैसे अक्सर ब्रोंकोस्कोपी पेशेंट्स की जाती है, उसमें जो है वो एरोसोल एक्टिविटी आप न्यूबलाइज करते हैं, वो एरोसोल टाइप एक्टिविटी है जिसमें एयरबॉर्न चीजें हो सकती हैं और इन्फेक्टेड पीपल हैं, तो वहाँ थोड़ी देर के लिए ये जरूर जो है पार्टिकल्स जो है वो हवा में रह सकते हैं। और अगर आप उसकी विसिनिटी में है 1 मीटर की, और तो फौरन आप सांस लेंगे तो आपके चांसेस हैं कि वो आपको, जो बहुत ज्यादा इसके ऊपर बिलीव किया जाता है कोरोना पे, वो ये है कि ये हैवी पार्टिकल्स हैं, ये उस तरह से एयरबॉर्न नहीं होते, ये जल्दी से सरफेस पे सेटल होने की कोशिश करते हैं। कफिंग स्नीजिंग से भी सारी बात है, कुछ देर के लिए तो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक 3000 ड्रॉपलेट्स हम जब एक सिंगल कफ करते हैं उसमें निकलते हैं, लेकिन ये कि वो ज्यादा देर हवा में नहीं रहते और वो सेटल डाउन हो जाते हैं सरफेसेस के ऊपर। फिर कुछ एक लेटेस्ट रिसर्च में देख रहा था तो उसमें वो कहते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं इनके 1 से 5 माइक्रोन मीटर में, वो कई घंटों तक भी एयरबॉर्न रह सकते हैं। मतलब अब ये कोई एक जनरल पुलिया इसके लिए नहीं है, हम इस ख्याल को रद्द भी नहीं कर सकते कि कुछ देर के लिए एयरबॉर्न हो सकते हैं। तो
लेकिन जहां पे आपके एरोसोल एक्टिविटीज हैं वहां पर इसके एयरबॉर्न होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। एंड क्विकली कमेंट ऑन ड्रिंकिंग वाटर, जो कहते हैं कि गर्म पानी पीने से ये खत्म हो जाता है, उस पे भी पानी पीने का जो मिथ था, वो मिथ ये है पानी के साथ इनका कि पानी जब आप ज्यादा पीते हैं तो आप इसको ये गले से आप इसको एसोफेगस के रास्ते स्टमक में ले जाते हैं। स्टमक का जो सा वो जूस जो एसिड है, माइल्डली डाइल्यूटेड एसिड है जो स्टमक में, वो इसको खत्म कर देता है। और ये सबसे तो इस मिथ के दो बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं इस मिथ के ऊपर, सवालिया निशान है। एक तो ये कि अगर वायरस ने खुदा ना खास्ता आप उसको एक्सपोज हो गए हैं तो लाजमी नहीं कि वो एक ही पे रूट से जाएगा, यानी कि आपकी बुक्कल कैविटी से डायरेक्ट आपके एसोफेगस में जाएगा। वो आपके नेजल पाथ से भी, नाक वाले रास्ते से भी तो जा सकता है। वहां के लिए आप क्या करेंगे? दूसरी बात ये है कि कोरोना वायरस ही की फैमिली का एक और वायरस है, जैसे आपने पहले अर्ज की, दैट इज मर्स, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो सऊदी अरेबिया में कैमल से ये वायरस डिस्कवर हुआ था, ह्यूमन बींग्स में आया था। इसके बारे में देखा गया है कि ये जो हमारे स्टमक का एसिड है, जो माइल्डली एसिडिक इन नेचर है, उसको बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट है। मतलब ये कि उसको ये कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। और उन्होंने जब इसके फाइसिस के और इंसानी फुजले के टेस्ट किए तो उसमें ये बात उन्हें नजर आई है कि ये वहां पर भी इंटेस्टाइन्स में भी एग्जिस्ट कर रहा था। इवन ये इंटेस्टाइन्स के अंदर कॉलोनीज बनाने की सलाहियत रखता है। तो ज्यादा पानी पीना वैसे अच्छा है, बशर्ते ये कि आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट नहीं हैं। उस सूरत में आपको थोड़ा सा एहतियात से ही पानी पीना है, या आप दिल के किसी ऐसे आर्जे में मुब्तला नहीं है कि जिसमें बहुत ज्यादा पानी आपके दिल पर बोझ का बायस बन सके। पानी पीना अच्छा जरूर है, लेकिन उससे ये अखज़ नहीं किया जा सकता, वी कैन नॉट कंक्लूड एज येट कि उसके पीने से कोरोना वायरस जो है वो खत्म हो जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आई बिलीव कि ये बड़ी एक इंफॉर्मेटिव सेशन था। हमारे तमाम जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे IRSM के प्लेटफॉर्म से डिफरेंट ट्रेनिंग सेशंस भी लेते हैं, तो इट विल बी अ वेरी ग्रेट, जनरली स्पीकिंग एक अच्छा सेशन था। इसके अलावा मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूं कि वी आर आल्सो ऑर्गेनाइजिंग सम मोर एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जिसमें वर्क प्लेस डिजाइन के हवाले से है कि आप कोरोना वायरस के बाद अपना वर्क प्लेस किस तरह का बनाएंगे जहां पे तमाम आपके एम्प्लॉइज जो हैं वो सेफली काम कर सकें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। वेलकम वेलकम जी। स्टे सेफ, हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफिज।